हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट इंटरोगेटिव, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने दिया था। पार्ट ए अफर्मेटिव और नेगेटिव दिया था उसमें मैंने। पहले पार्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे सी नंबर, जिसको तीसरा पार्ट बताया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसमें 7 रूल होते हैं। तो फर्स्ट रूल में इसमें आता है कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या कि इंग्लिश या फिर अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के लिए पर्सन के अनुसार, देखो उसमें कहेंगे पर्सन। जो लास्ट वाले हुआ करते थे उसमें कहता था मैं सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे पर्सन। पर्सन के अनुसार वाक्य शुरू में लिखा जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो आपका शैल लिखा जाएगा वाक्य शुरू में। अगर आपका सेकंड पर्सन यू या फिर थर्ड पर्सन ही सी इट के प्रोनाउन कोई भी होगा, इस तरह से थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, तो आप बिल्कुल लिखेंगे वाक्य प्रारंभ में इस तरह से। और यदि नेक्स्ट रूल है आपका सेकंड, यदि हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दिया हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को आप सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, अब बात आती है तीसरे रूल की। तो तीसरा रूल इसका इस प्रकार से है कि हिंदी के वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कौन, किसको, अर्थात कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए वाक्य शुरू में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, यदि हिंदी के वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन या किसने आदि दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि के लिए ही वाक्य शुरू में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए विल या शैल के वाद लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए ही सब्जेक्ट मानकर जब वाक्य शुरू में लिखेंगे तो उसके बाद आप विल लिखेंगे, उसके बाद ही नॉट या नेवर लिखेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर रूल है वो है कि इन वाक्यों के लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं, या फिर सिंबल ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं, या साइन ऑफ इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। चिन्ह जो कि इस प्रकार से होता है, इसके लिए वाक्य लास्ट में जरूर लिखा जाता है। अगर ये चिन्ह नहीं लिखा आपने तो आपका सेंटेंस अधूरा माना जाएगा और गलत माना जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आपकी जो फॉर्मूलाज और फॉर एग्जांपल्स हैं वो मैं करके दिखाने वाला हूं, तो देखेंगे इस तरह से। हाँ, तो देखें ये रूल इस प्रकार से हैं। रूल फर्स्ट है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं, वो या इसमें क्या है आपकी विल या शैल। कहने का मतलब सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल और फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल को पर्सन के अनुसार, मतलब पर्सन कोई, जो अभी बताया था मैंने, अनुसार वाक्य शुरू में लिखा जाता है। जैसे अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दे रखे होंगे आई भी तो हम शैल को वाक्य शुरू में लिखेंगे। सेकंड पर्सन यू या फिर थर्ड पर्सन ही सी इट दे रखा होगा या किसी का नाम दे रखा होगा तो हम विल को वाक्य शुरू में लिखेंगे। रूल नंबर 2 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नहीं अथवा कभी नहीं कि अंग्रेजी नॉट या नेवर को सब्जेक्ट, जिसे आप हिंदी में कर्ता कहते हैं, के बाद लिखा जाता है। रूल नंबर 3 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड, जिसे आप प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं हिंदी में, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि में से दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि को
वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। देखो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा जो कुछ ज्यादा वीक हैं, उनके लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कब की इंग्लिश वेन है, कहाँ की इंग्लिश वेयर है, क्यों की इंग्लिश वाई है, कैसे की इंग्लिश हाउ है, क्या की इंग्लिश व्हाट है, कितने की इंग्लिश हाउ मेनी है। मैंने बिल्कुल क्रम से दिया है, जैसे जिस प्रकार से ये क्रम से लिखे हुए हैं हिंदी वाले वर्ड, उसी प्रकार से इंग्लिश वाले वर्ड भी क्रम से लिखे हुए हैं आपके समझने के लिए। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड, जैसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं आप हिंदी में, दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो, कहने का मतलब वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दिया हो। नेगेटिव को आप हिंदी में जानते ही हैं, नकारात्मक या फिर निश्चयात्मक कहा जाता है। तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को सब्जेक्ट कर्ता के बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, कौन या किसने, आदि, मतलब इसी प्रकार का कुछ भी दिया हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि को सब्जेक्ट कर्ता मानकर वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके 5 रूल्स हो गए। अब आपका 6 रूल और 7 रूल रह गया। फॉर एग्जाम्पल और फॉर्मूलास इत्यादि रह गए हैं, वो भी मैं करा देता हूं। एक बार डिस्प्ले दिखाते हैं। देखें, आपका रूल नंबर 6 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो, अर्थात वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को विल के बाद लिखा जाता है। रूल नंबर 7 है आपका, इन वाक्यों के लास्ट में, जिसे आप अंत में भी कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, सिंबल ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हिंदी में कहते हैं आप, इस तरह से ये कॉमा लगे हुए हैं आपके और ये चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, अवश्य लिखा जाता है लास्ट में। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 है आपका। देखो, कुछ लोग इसे फार्मूला कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे फार्मूला न कहकर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो आप बिल्कुल भी ये असमंजस में ना पड़ जाएं कि ये पता नहीं क्या चीज आ गई, तो स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और फार्मूला भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फार्मूला सूत्र हो गया आपका, जिस प्रकार से सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा आई भी, तो आप शैल को सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू या फिर थर्ड पर्सन का ही शीट या कोई नाउन होगा तो आप बिल्कुल सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब नॉट या नेवर लिखेंगे। अगर दिया गया है नॉट और नेवर तो नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब नहीं दिया गया है वाक्य में तो नॉट लिखेंगे और कभी नहीं दिया गया है तो नेवर, और नहीं या कभी नहीं में से कुछ भी नहीं दिया गया है तो उसको लिखेंगे ही नहीं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, कोई शब्द बच जाता है जैसे कल, सुबह, दोपहर, शाम इत्यादि शब्द कोई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लिखेंगे। सेकंड नंबर जो फार्मूला है आपका वो QW अर्थात क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द कोई भी है आपका, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने, उन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अगर वाक्य बीच में दे रखा है तो। उसके बाद में हम पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो सेल को लिखेंगे, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो हम बिल को लिखेंगे वाक्य शुरू में। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, तब अगर वाक्य नेगेटिव है, वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द है, नहीं शब्द है तो नॉट लिखेंगे, कभी नहीं है तो नेवर, और नहीं अथवा कभी नहीं है तो इनको नहीं लिखेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट आपका जो थर्ड नंबर है वो सूत्र इस प्रकार से है आईपी, जिसे आप फुल फॉर्म में इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे जैसे कौन या किसने, आदि, कोई भी शब्द हो सकता है तो उसको ही सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखा जाता है। उसके बाद में बिल लिखेंगे, इसमें आपका सेल नहीं आएगा क्योंकि आई भी नहीं लिख सकते इसमें। हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो केवल बिल ही आता है, इसका ही यूज करते हैं। उसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव है अर्थात उसमें नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया है तो आप नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख सकते हैं, और कभी नहीं दिया हो तो नेवर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं या कभी नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, कोई शब्द बच जाता है उसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल की बात करें, उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं 3 एग्जांपल। पहला एग्जांपल है क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे।
सेकंड नंबर है वह अब कहां रहेगा। थर्ड नंबर है अब उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इनको मैं ट्रांसलेशन करके दिखाता हूं। पहला एग्जाम्पल है क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगी। तो इसमें देखो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा, सबसे पहले बिल या सेल में से एक आएगा यहाँ पर। अब हम देखें पर्सन कौन सा है, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे, बिल लिखें या सेल लिखें। पर्सन देखो आपका सब्जेक्ट है वो आपका तुम है। क्या है सब्जेक्ट? तुम। तो तुम को अंग्रेजी में यू कहते हैं। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन होता है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू और दाऊ। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम वाक्य शुरू में क्या लिखेंगे? बिल। बिल। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, मतलब यू। अब बाकी में नई शब्द दे रखा है, तो नई की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट। बिल यू नॉट। अब क्या हम लोग के अकॉर्डिंग आ जाओ, नॉट एंड नेवर में से मेन वर्ब की एक लिख लिया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। वो होती है जाना, अब वही फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। गो के बाद टू जरूर आता है, मैंने आपको कई बार बताया है। दिल्ली का डी कैपिटल, क्योंकि ये किसी स्थान का नाम है, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद में क्या लिखें? अदर वर्ड कोई बच जाता है तो अदर वर्ड क्या है? कल। तो यस्टरडे लिख दें क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यस्टरडे जो होता है वो पास्ट टेंस में आता है, ये फ्यूचर है, इसलिए यहां पर लिखें टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से बन गया, विल यू नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, इस तरह से। नेक्स्ट है अब वह अब कहां रहेगा। तो इसमें वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो वह को अंग्रेजी में कहां रहेगा, हमें लग रहा है मस्कुलाइन जेंडर में आया है। ये किसमें है? मस्कुलाइन में। विमानान में होता तो वह की अंग्रेजी सी लिखते, मस्कुलाइन में इसलिए इसकी अंग्रेजी हम ही लिखेंगे। अब ही कौन से पर्सन का प्रोनाउन होता है? ही, सी, इट या कोई नाउन, ये सब थर्ड पर्सन में होते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ हम बिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बिल का। तो बिल। अब वह की अंग्रेजी ही। अब निगेटिव है नहीं कोई भी वर्ड इसमें, तो हम नहीं लिखेंगे उसे। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो क्यू डब्ल्यू हमने लिख लिया, सॉरी गलत लिख दिया। कहां की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी? वेयर। ध्यान नहीं दिया हमने, वेयर, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है बाकी बीच में, जिसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। वेयर, बिल, ही, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो क्यू डब्ल्यू हो गया वेयर। उसके बाद में बिल या सेल में से बिल लिख लिया हमने, फिर सब्जेक्ट हमारा ही आ गया। फिर नॉट या नेवर लिखना है, तो इसमें नॉट और नेवर दिया ही नहीं है, था इसमें नहीं अथवा कभी नहीं दिया गया है, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो रहना, लिव, लिव होती है, ठीक है, रहना। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वेयर, उसमें ही इसकी इंग्लिश छिपी हुई है। वेयर मींस कहां रहेगा, मतलब जहां रहेगा वो स्थान है। उसके बाद में अदर वर्ड क्या दिया गया है? अब। तो नो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब वह अब कहां रहेगा, इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, वेयर विल ही लिव नाउ, वह अब कहां रहेगा, ऐसे इंग्लिश में से कह देंगे। फिर है नेक्स्ट आपका, अब उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो कौन वर्ड जो है वो आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसी को सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखा जाएगा। तो कौन मतलब हु। उसके बाद में हु के साथ बिल आता है, तो बिल लिखेंगे। निगेशन वर्ड है नहीं इसमें कोई भी, तो उसके बाद में आई की इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया आपका। उसके बाद बिल या सेल में से बिल आ गया। उसके बाद में नॉट एंड नेवर है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ाना है, सॉरी टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, रीड मीन्स होता है कुछ पढ़ाना, ठीक है। टीच किनको पढ़ाएगा? देखो यहां पर मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट उन्हें, उन्हें की इंग्लिश देम, ठीक है। अब
नाउ, क्वेश्चन मार्क। अब उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो हु विल टीच देम नाउ। सॉरी, इंग्लिश की इसमें लिखा ही नहीं, इंग्लिश नहीं लिखी, ये बाय मिस्टेक हो गया। टीच इंग्लिश, टीच देम इंग्लिश नाउ, ऐसे हो जाएगा। हु विल टीच देम इंग्लिश नाउ, अब उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो हु विल टीच देम इंग्लिश नाउ, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जो भी आपकी एफर्मेटिव एक्सरसाइज है उसके लिए आप रिवीजन जरूर करेंगे, और कोई भी बात कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाएगा इस तरह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। थैंक यू।